नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। अदालत ने तेजस्वी की उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। उधर बिहार में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी की मोर्चाबंदी जारी है। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। ये केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है। सीबीआई का दावा है कि गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस यूनिट पर नेताओं की जासूसी का भी आरोप है। फीडबैक यूनिट केजरीवाल सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद बनाई थी। मनीष सिसोदिया पर नए केस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा और सीबीआई को कूड़ा बताया। तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने गुरुवार को पेश नहीं हुई। उन्होंने जांच एजेंसी के पास दस्तावेज भेजे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए वक्त की मांग की। इसके बाद ईडी ने कविता को नया समन जारी किया और 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। कविता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती है। ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई करेगा। विपक्षी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने और तुरंत चुनाव कराने की मांग की। पार्टियों ने फैसला लिया कि वो मई में कश्मीर के लोगों के समर्थन के लिए श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों के नेता जम्मू कश्मीर जाकर लोगों का दुख बांटेंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि हम उनके साथ हैं। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के नेता चुनाव आयोग भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह से भारत में सरकार विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां करवा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों देशों में हालात एक जैसे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भगवान शंकर की पूजा पर उठे सवाल पर भी सफाई दी और कहा कि वो सारे धर्मों की इज्जत करती हैं। महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर शिवसेना में विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था तो इस पर राज्यपाल ने क्यों दखल दिया, उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश क्यों दे दिया। अदालत ने ये भी पूछा कि अगर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने से एकनाथ शिंदे पक्ष के विधायक नाराज थे तो वो 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई में एक महिला डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अमृता का आरोप है कि उसने अपने पिता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की, साथ ही उन्हें साजिश करके फंसाने की धमकी दी। अमृता फडणवीस ने एफआईआर में कहा कि 18 और 19 फरवरी को डिजाइनर ने अनजान नंबर से अपने वीडियो क्लिप, वॉइस नोट्स और मैसेजेस भेजे। अमृता फडणवीस की एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजनीति में अगर आज के दिन को कोई फिल्मी नाम देना हो तो शायद वो नाम होगा राहुल गांधी रिटर्न्स। लंदन में अपना राजनीतिक रोड शो खत्म करने के बाद राहुल गांधी आज उसी संसद में लौट आए हैं जिस संसद की उन्होंने ब्रिटेन में जाकर जमकर आलोचना की थी। और राहुल गांधी का कहना है कि वो मोदी सरकार के हर आरोप का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये जवाब वो संसद के अंदर देंगे। और आज कांग्रेस पार्टी दिन भर यही प्रचार करती रही कि राहुल गांधी एक शेर हैं और ये शेर अब लौट आया है और सरकार इस शेर को देखकर डर गई है। आज हम आपको ये बताएंगे कि राहुल गांधी अगर शेर हैं तो फिर उनका अगला शिकार कौन होगा। उनका शिकार बीजेपी होगी या खुद वो कांग्रेस पार्टी का ही शिकार कर बैठेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ब्रिटेन की अपनी भारत तोड़ो यात्रा से आज पहली बार संसद लौटने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया। आज जब राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे तो इस दौरान बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ सदन में जबरदस्त नारेबाजी की और मांग की कि उन्हें ब्रिटेन में दिए अपने बयानों के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी के सांसदों ने उन पर विदेश में देश को कमजोर करने और बदनाम करने का भी आरोप लगाया।
इस हंगामे की वजह से लोकसभा में आज भी कोई काम नहीं हुआ और सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि बीजेपी के 4 मंत्रियों ने संसद में उन पर भारत को बदनाम करने के जो आरोप लगाए हैं, वो उन तमाम आरोपों का जवाब संसद में ही देना चाहते हैं और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उन्हें सदन की कार्यवाही में से कुछ समय ऐसा दें जिसमें वो सदन में अपना पक्ष रख सकें, सदन में अपना भाषण दे सकें। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर अब तक अपना कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार यही बात दोहराते रहे कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपनी बात लोकसभा में रखेंगे, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और राहुल गांधी शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही कभी भी वैसे नहीं चलती जैसे कि वो देश के सामने पेश कर रहे हैं। लोकसभा के अपने नियम होते हैं, संसद के अपने नियम कानून होते हैं और उसी के तहत किसी को बोलने का समय दिया जाता है। कोई भी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से सदन में भाषण देने के लिए समय मांग सकता है, लेकिन क्योंकि लोकसभा पर कामकाज का बहुत बोझ रहता है, लोकसभा का अपना भी काम होता है, इसलिए बहुत कम मामलों में ही किसी भी सांसद को इस तरह विशेष समय मिलता है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें उस संसद में भाषण देने के लिए पर्याप्त समय मिले, जिस संसद के लिए उन्होंने ब्रिटेन में यह कहा था कि वहां विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। जब वो संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जहां माइक बंद कर दिया जाता है वहीं पर राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी के मुद्दे पर उनसे डर गए हैं, इसलिए मोदी सरकार के मंत्री उन पर गलत आरोप लगा रहे। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर नए नए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर उन्होंने ना तो अब तक कोई सबूत दिया है और ना ही इन आरोपों के पक्ष में ऐसा कोई मजबूत तर्क दिया है जिससे यह लगे कि उनकी बातें राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो बात सही है, उसमें कुछ बात में दम हो सकता है। तो या तो वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वो जंगल के एक ऐसे शेर बन गए हैं जो दहाड़ तो खूब जोर से रहा है, लेकिन इस दहाड़ का असर नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास सबूत भी नहीं है और तर्क भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि आज जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसे एक बहुत बड़े कैंपेन का रूप दे दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि संसद में अब उस शेर की एंट्री हो चुकी है जिससे सरकार डरती है। यह तस्वीर देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संसद में शेर। जब वो पहुंचे आज तो कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर लिखा, शेर संसद में। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने पहले राहुल गांधी की तपस्वी वाली छवि लोगों के बीच पेश करने की कोशिश की। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, जब उन्होंने अपनी बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली थी, बाल बढ़ा लिए थे, तो तपस्वी वाला रूप कांग्रेस पार्टी ने उनका लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक परिपक्व और बहुत गंभीर नेता बताना शुरू कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी वो शेर हैं जिनसे सरकार और प्रधानमंत्री दोनों को डर लगता है।
तो पहले वो तपस्वी बने। आजकल कांग्रेस पार्टी उनकी छवि पर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। पहले उनकी छवि एक गंभीर नेता की नहीं थी, एक युवा नेता की छवि बनाने की कोशिश की गई थी, जो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, अनुशासित नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छवि बनाई गई तपस्वी वाली, एक गंभीर और परिपक्व नेता वाली, एक अनुशासित नेता वाली, जो लगातार कई महीने बिना रुके कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पैदल चल सकता है। यह छवि बनाने की कोशिश की गई और अब जब वो वापस लौटे हैं तो अब उन्हें शेर के जैसा बताया जा रहा है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर शेर हैं तो फिर वो शिकार किसका करेंगे? वो बीजेपी का शिकार करेंगे या कांग्रेस पार्टी का ही शिकार गलती से कर बैठेंगे, या कांग्रेस पार्टी ही उनका शिकार हो जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक सेल्फ गोल कर दिया, या कह लीजिए सेल्फ शिकार कर दिया। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिससे यह पता चलता है कि वो एक ऐसे शेर हैं जिन्हें दहाड़ना कैसे है, इसके टिप्स भी उन्हें पार्टी के दूसरे नेताओं से लेने पड़ते हैं। असल में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक जगह यह कह दिया कि वो दुर्भाग्य से एक सांसद हैं, लेकिन उसी दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता जयराम रमेश बैठे हुए थे और जयराम रमेश ने चुपके से उनके कान में उन्हें टोका और कान में उनसे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो दुर्भाग्य से एक सांसद हैं, बल्कि उन्हें यह बयान बदलना चाहिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने वैसा ही किया जैसा जयराम रमेश ने उनसे करने के लिए कहा। इसलिए अब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बड़ा ही दिलचस्प अंश देखिए। और बड़ी बात यह है कि जयराम रमेश जब राहुल गांधी की कान में ये बात कह रहे थे तो शायद भूल गए कि उनके ठीक सामने माइक लगे हुए हैं, और ये जो माइक लगे हुए हैं जिन्हें अभी राहुल गांधी ठीक कर रहे थे, इस माइक ने जयराम रमेश की उस बात को पकड़ लिया। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this, unfortunately for you, but unfortunately for me. जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनकी बगल में बैठा है और उन्हें बीच में वो करेक्ट करता है या टिप्स देता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा बोलिए। कई बार राहुल गांधी को खुद भी अपने जवाब नहीं सूझते तो वो अपने बगल में बैठे हुए दूसरे नेताओं से जवाब पूछते हैं कि इसका जवाब, इस सवाल का जवाब क्या देना चाहिए। और ऐसा बहुत बार हो चुका है जब उनकी बगल में बैठा हुआ कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता उनके कान में कुछ कहता है कि ऐसा करिए, और फिर जो वो कह रहा होता है सामने लगे माइक उनकी आवाज को पकड़ लेते हैं। अब आज ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जयराम रमेश और बाकी के जो कांग्रेस के नेता हैं ऐसा जानबूझकर करते हैं या उनसे अनजाने में हो जाता है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे जो बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी के बगल में बैठे रहते हैं, ये जानबूझकर कहीं ऐसा ना करते हों ताकि राहुल गांधी की एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो जाए, ताकि राहुल गांधी के लिए एक ऐसा पल आ जाए जिसमें उनका मजाक उड़े। वरना जयराम रमेश इस बात को, आज जयराम रमेश क्या कर सकते थे? जो डैमेज होना था वो तो हो ही चुका था। राहुल गांधी को जो कहना था वो कह चुके थे, लेकिन इसके बाद जयराम रमेश को आज चुप रहना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी को जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। लेकिन राहुल गांधी के साथ जब जयराम रमेश थे तो वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने अपना मुंह खोल ही दिया, उनके कान में कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा कहिए। और ये बात पूरे देश ने सुन ली, पूरे मीडिया ने सुन ली। या फिर जयराम रमेश को यह बात इस तरह से, इस प्रकार से करनी चाहिए थी कि इस बात को, उनकी आवाज को माइक ना पकड़ पाते, लेकिन जयराम रमेश ने दोनों में से कोई कोशिश नहीं की। अगर वो राहुल गांधी को वाकई बचाना चाहते थे तो दो विकल्प थे, एक चुप रहते, दूसरा कागज पर लिखकर एक चिट दे देते, तीसरा इस तरह से उनके कान में बात करते कि यह बात माइक तक ना पहुंचती। लेकिन जयराम रमेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह बात पार्टी को जयराम रमेश से पूछनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि जयराम रमेश ने अनजाने में यह गलती कर दी हो, यह भी हो सकता है कि उस समय, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको यह फैसला लेना होता है और जयराम रमेश का जो दिमाग है उस समय ना चला हो और उन्होंने इससे अच्छा उन्हें कोई आइडिया ना आया हो। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जयराम रमेश ने आज राहुल गांधी को बचाया नहीं बल्कि फंसा दिया
आज के दिन तो कम से कम यह बात नहीं होनी चाहिए थी। अब आपने यह देख ही लिया कि राहुल गांधी कई बार अपने बयानों को खुद से ठीक से पेश भी नहीं कर पाते और उन्हें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। कम से कम आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को। आपने बचपन में वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक लड़का गांव वालों को डराने के लिए हमेशा चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया। और जब गांव वाले उसकी मदद करने के लिए जंगल पहुंचते हैं तो वहां कोई शेर नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी भी आज यही कर रही है। कांग्रेस पार्टी हर 3-4 साल में राहुल गांधी को यह कहते हुए रीलॉन्च कर देती है कि शेर आया, शेर आया। हर बार जब भी राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जाता है यही कहकर किया जाता है, शेर आया, शेर आया। लेकिन जब लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो शेर राहुल गांधी ही हैं जिन्हें फिर से कांग्रेस ने रीलॉन्च किया है। कोई नया शेर नहीं आया है और ना ही राहुल गांधी में कोई फर्क आया है। आज इस मुद्दे पर बीजेपी ने क्या पक्ष लिया है वो भी आप सबको देखना चाहिए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। हमें लगता है कि राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बारे में कहा था उसका हमें खेद है। तो अब आपके सामने दो पक्ष हैं। जो बीजेपी का पक्ष है वो सिर्फ माफी और माफी की बात कर रहा है, राहुल गांधी पहले माफी मांगे। और राहुल गांधी का जो पक्ष है वो सिर्फ गौतम अडानी का नाम रट रहा है कि पहले गौतम अडानी पर इंक्वायरी कीजिए, गौतम अडानी के मामले पर सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद का जो टाइम है वो बड़ा कीमती टाइम होता है। लोकसभा में ऐसे ही किसी की मर्जी से किसी नेता को या सांसद को बोलने का समय नहीं मिलता। राहुल गांधी आज आए और उन्होंने कहा कि मुझे कल बोलना है, ऐसे नहीं होता। लोकसभा के अपने नियम होते हैं, लोकसभा का अपना खुद का भी बहुत सारा काम होता है जो लोकसभा में होता है। ऐसे किसी भी सांसद को आउट ऑफ टर्न बोलने की इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन राहुल गांधी को यह पता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष उन्हें इजाजत देते हैं तब भी उन्हीं की चांदी है, यानी राहुल गांधी इस एयर टाइम का पूरा फायदा उठाएंगे और लोकसभा के मंच से एक राजनीतिक भाषण दे देंगे जिसे पूरा देश सुनेगा और लोकसभा के खर्चे पर उन्हें ये एयर टाइम मिल जाएगा, मुफ्त का भाषण हो जाएगा जो हर चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाएगा, लोकसभा टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा, हर अखबार में उसकी कवरेज होगी। तो ये एक फ्री की पब्लिसिटी का जो एयर टाइम है ये राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, वो भी भारत की संसद के मंच से। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि वो एक नॉर्मल सांसद हैं और उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे आउट ऑफ टर्न उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जो कानून कहते हैं लोकसभा के उसके मुताबिक उन्हें यह मौका नहीं मिल सकता। और अगर उन्हें मौका नहीं मिला बोलने का तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे अपना और कहेंगे कि देखिए मेरी आवाज को लोकसभा में दबाया जा रहा है, संसद में मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा और ये पूरी की पूरी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी मुझसे डर गए हैं, इसलिए मैं सचमुच का शेर हूं। इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने आज ही राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है और इस नोटिस में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी है जिन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत राहुल गांधी से की थी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है जिस पर अब उन्हें जवाब देना है। असल में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर पहुंचकर यह कहा था कि कुछ महिलाएं, कश्मीर में कुछ महिलाएं उनके पास रोते हुए आईं और उन्होंने खुद के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत उनसे की। तो अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि राहुल गांधी पुलिस को इन महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी दें ताकि वो इन महिलाओं को सुरक्षा दे सकें और इन्हें न्याय दिलवा सकें और जिन्होंने भी यौन उत्पीड़न किया है उन्हें सजा दिलवाई जा सके। अब अगर राहुल गांधी ने सच बोला था कि वाकई ये महिलाएं उनके पास आई थीं और उन्होंने ये शिकायत की थी तो वो पुलिस को इन महिलाओं के नाम बता देंगे। लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला था सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए तो शायद वो इस मुद्दे पर भी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी,
आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो राहुल गांधी आजकल जहां भी जा रहे हैं सरकार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि उनके भाषणों में अब एक नया निखार आ गया है, उनके आरोपों में अब एक नया पैनापन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपों में कोई दम है या नहीं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जा रही है, जो भी उनके भाषण आजकल लिख रहा है बहुत अच्छे भाषण लिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी को इस बात की बधाई मिलनी चाहिए कि जो भी उनके भाषण लिखता है, जिसे भी उन्होंने नया अभी रखा है भाषण लिखने के लिए, वो अच्छा काम कर रहा है। जो भी डायलॉग्स लिख रहा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। राहुल गांधी के भाषणों में अब एक नई धार देखने को मिलती है, उनके बयानों में एक नई धार देखने को मिलती है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनमें कोई दम है या नहीं। और जो रास्ता उन्होंने चुना है अपने ही देश की आलोचना करने का, अपनी ही संसद की आलोचना करने का, ये कहने का कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, या दूसरे देशों से को ये बताने का कि आप भारत में आइए और भारत को बचाइए, ये रास्ता सही है या गलत, ये तो अब 2024 के चुनावों में पता चलेगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, कि लोगों को राहुल गांधी का ये रास्ता कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं। लेकिन राजनीतिक मैच खेलने के लिए, हेडलाइंस लेने के लिए, चैनलों पर एयर टाइम लेने के लिए, अखबारों में हेडलाइंस लेने के लिए उनकी ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति बिल्कुल सही है, ये रणनीति काम कर रही है। लेकिन वो इन आरोपों को सिद्ध कर पाएंगे या नहीं, इन आरोपों के लिए उनके पास तर्क है या नहीं, इस पर अभी थोड़ी शंका है। अब हम आपको जापान के एक ऐसे सांसद की कहानी दिखाएंगे जो एक दिन भी संसद में नहीं आया, यानी उसकी संसद में 0 अटेंडेंस थी और इसलिए उस नेता को संसद से निष्कासित कर दिया गया। इस सांसद का नाम है योशिकाजु हिगाशितानी। ये जापान के एक बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है। तो सोचिए, जापान में एक यूट्यूबर को सांसद बना दिया गया। ये ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस में वहां के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में गॉसिप करते हैं और जापान के बहुत सारे युवा बड़ी संख्या में इस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और उनसे बहुत प्रभावित भी रहते हैं। तो ये काफी बड़ा यूट्यूबर है वहां का। और यही सब देखते हुए जुलाई 2022 में उन्हें वहां की संसद का सदस्य चुना गया था, ताकि जापान की सरकार जब अपनी नई नीतियां बनाए तो उनमें एक ऐसे व्यक्ति की राय भी शामिल हो जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से समझता है, युवाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है। जापान की संसद को हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहते हैं और भारत की तरह वहां भी संसद के 2 सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। और इस यूट्यूबर को अपर हाउस यानी हमारे देश की राज्यसभा की तरह जो वहां का सदन है, उस सदन का सदस्य इस यूट्यूबर को बनाया गया। लेकिन जिस दिन उनकी संसद के तौर पर यह नियुक्ति हुई, उसके बाद से यह यूट्यूबर कभी भी संसद के किसी भी सत्र में उपस्थित नहीं हुआ। और इसी महीने 8 मार्च को जब जापान की संसद का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन शुरू हुआ और उसमें भी यह यूट्यूबर नहीं पहुंचा, तो उसे जापान की संसद से यह कहते हुए निष्कासित कर दिया गया कि जापान को ऐसे सांसदों की आवश्यकता नहीं है जो संसद में आते ही नहीं और जो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते। जापान में 72 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सांसद को इसलिए निष्कासित किया गया है क्योंकि वहां की संसद में उसकी अटेंडेंस 0 थी। और यह वहां पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भी घटना हमारे देश में ऐसी कभी नहीं हुई है। जबकि भारत में बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी 5 साल में अटेंडेंस 5% भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें संसद से निष्कासित किया जाता है और ना ही उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनकी अपनी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करती है। बल्कि ऐसे सांसद बड़ी आसानी से दोबारा टिकट भी पा लेते हैं और चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा पहुंच जाते हैं।
या फिर उनकी पार्टियां उन्हें राज्यसभा में दोबारा से मनोनीत कर देती है। अब आप कुछ आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर जापान में ऐसा हुआ है तो क्या भारत में नहीं हो सकता। पिछले साल अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि हमारे देश में लोकसभा के 56 एमपी ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 60% से कम है, और इनमें भी 16 सांसद ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 35% से भी कम है, और कुछ सांसद तो अपने अब तक के कार्यकाल में 2 या 3 बार ही लोकसभा में आए हैं। और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि ये वो सांसद हैं जिन्हें आपने अपना वोट देकर लोकसभा में भेजा। हमारे देश की जनता घंटों लाइन में लगकर अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकलती है, गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा होती है, तब इन सांसदों को वोट देती है। लेकिन ये सांसद लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित ही नहीं रहते, जो वोटर्स के साथ धोखा है। इनमें जिस सांसद का प्रदर्शन सबसे खराब है उनका नाम है अतुल कुमार सिंह, जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और लोकसभा में उनकी अटेंडेंस है मात्र 1%। अगर लोकसभा की कार्यवाही मान लीजिए 100 दिन हुई है तो बीएसपी के सांसद महोदय 100 में से सिर्फ 1 दिन ही सदन में उपस्थित रहे, और बाकी के दिन वो लोकसभा में आए ही नहीं। और इसका एक कारण यह भी है कि वो पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं। तो जब जेल में हैं तो कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी वो लोकसभा के सांसद हैं। तो आज एक बड़ा सवाल यह भी है, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं और जेल में बंद हैं। तो क्या किया जाए? तो क्या अगर वो व्यक्ति सांसद के रूप में अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा तो उसे सांसद में नहीं होना चाहिए। इसी सूची में अभिषेक बनर्जी का भी नाम है, जो टीएमसी के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। लेकिन लोकसभा में उनकी खुद की अटेंडेंस सिर्फ 13% है, 13%। इसके अलावा टीएमसी की एक सांसद है जो कि मशहूर एक्ट्रेस भी है, उनका नाम है नुसरत जहान। नुसरत जहान की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 23% है। और इसी सूची में कई और सांसदों के नाम भी हैं, जैसे एक्टर और पंजाब से बीजेपी के सांसद सनी देओल की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 21% है। ये बीजेपी के सांसद हैं। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी की लोकसभा में अटेंडेंस 44% है, यानी 50% से भी कम। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल में 2 सत्र ऐसे रहे हैं, पूरे के पूरे 2 सत्र, जब सोनिया गांधी एक दिन भी संसद में नहीं आई। इनमें एक तो वर्ष 2021 का बजट सत्र था, जबकि 2020 के मॉनसून सत्र में भी सोनिया गांधी लोकसभा से पूरी तरह गैर हाजिर रही थी। इसी तरह राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच यह है कि लोकसभा में उनकी अटेंडेंस भी अच्छी नहीं है। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस 52% है, और पहले की तुलना में उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछली यानी 16वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी की अटेंडेंस 52% ही थी, जबकि उस समय देश के सभी सांसदों की जो एवरेज औसत अटेंडेंस थी वो 80% थी। तो औसत जो उपस्थिति है वो 80% है लोकसभा में सांसदों की, राहुल गांधी की है 52%। दिलचस्प बात यह है कि पिछली लोकसभा में जिन 5 सांसदों की अटेंडेंस 100% थी, वो सभी सांसद बीजेपी के थे, और टॉप 50 सांसदों में भी बीजेपी के 44 सांसद तब शामिल थे। अब आप राज्यसभा के सांसदों की अटेंडेंस भी देख लीजिए। राज्यसभा में कुल 31 सांसद ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 60% से कम है, और इनमें भी 7 सांसद ऐसे हैं जो 100 में से 35% मौकों पर राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों, कलाकारों और दूसरे लोगों को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया जाता है, उनमें से बहुत सारे सांसद कभी सदन में आते ही नहीं। जैसे मशहूर अभिनेत्री रेखा और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2012 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, और वो 2018 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। लेकिन इस दौरान रेखा की राज्यसभा में अटेंडेंस थी मात्र 5%, और सचिन तेंदुलकर की अटेंडेंस थी सिर्फ 8%। यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिन नेताओं की अटेंडेंस कम है उन्हें सांसद नहीं होना चाहिए, या उनमें कोई कमी है या उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सांसद बनना एक बहुत ही सीरियस जॉब है, ये गंभीर काम है, और जो नेता सांसद बनने के बाद संसद नहीं आ सकते, उन्हें इसके बारे में जरूर
सोचना चाहिए कि उन्हें संसद में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई दूसरे व्यक्ति को सांसद बनाया जाता है तो शायद वो अपने पद के साथ न्याय कर पाए, मेहनत कर पाए और देश को इसका कुछ फायदा हो। अब हम आपको भारत में फैल रहे एक नए नशे के बारे में बताएंगे, और ये नशा है रील्स बनाने का नशा। आपने देखा होगा आजकल बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, हाईवेज पर, हवाई अड्डे पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, पुलों पर, रास्तों पर, हर जगह हमारे देश के युवा रील्स बना रहे हैं। और दिल्ली मेट्रो ने अब मजबूर होकर मेट्रो के अंदर और मेट्रो स्टेशन परिसर में रील्स बनाने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि मेट्रो को चलता फिरता स्टूडियो ना समझा जाए। और इसकी मेट्रो में यात्रियों को जानकारी भी लगातार अब इस नए नियम के बारे में दी जा रही है। यानी ये देखिए कि समय बदलता कैसे है। पहले, कुछ वर्ष पहले तक ट्रेनों में और बसों में लोगों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए जाते थे और उन्हें लेकर अनाउंसमेंट की जाती थी। लोगों से कहा जाता था कि वो पटरियों पर ना चलें, गंदगी ना फैलाएं, दरवाजे के साथ ना खड़े हों, ये ना करें, वो ना करें, सफाई का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और अब जब समय बदला है तो देखिए, अब दिल्ली मेट्रो को और रेलवे को यह कहना पड़ रहा है कि अब आप मेट्रो में या ट्रेन में रील्स ना बनाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो में सफर करने के दौरान यात्रियों द्वारा किसी भी तरह का वीडियो शूट करना और रील्स बनाना पूरी तरह वर्जित है, और अगर कोई व्यक्ति नियमों के खिलाफ स्टेशन में या मेट्रो के अंदर डांस करता है या रील्स बनाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्विटर पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो उसके लिए पैसेंजर बने, परेशानी नहीं। तो कह रहे हैं कि आप पैसेंजर बनिए, परेशानी मत बनिए। आज से 21 साल पहले वर्ष 2002 में जब दिल्ली में मेट्रो के पहले कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, तब इसका मकसद था आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाना, उन्हें परिवहन का ऐसा साधन उपलब्ध कराना जो ट्रैफिक जैम से लोगों को बचा सके। और इस दिशा में दिल्ली मेट्रो ने शानदार काम भी किया। आज दिल्ली मेट्रो में हर दिन औसतन 25 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि जिस मेट्रो की शुरुआत लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हुई थी, उन्हीं लोगों ने अब दिल्ली मेट्रो को रील्स बनाने के लिए एक चलते फिरते स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। और आज आप मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के हर कोने में लोगों को और खास तौर पर युवाओं को रील्स बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए देख सकते हैं। और इन लोगों ने मेट्रो में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां वीडियो नहीं बनाया गया हो। आज हमने एक प्रयोग किया जिसमें हमने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइकी और 2 और ऐसे सोशल मीडिया एप्स के कंटेंट को फिल्टर किया और देखा कि इन एप्स पर भारत के युवा मेट्रो में किस तरह के वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। और इस दौरान हमें जो बातें पता चली उनसे हमें काफी हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। हमें यह पता चला कि सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी शहरों में मेट्रो रेल की सेवाएं चल रही हैं, वहां सभी स्टेशन और ट्रेन्स में भारत के युवा 4 तरह की रील्स या वीडियोस बना रहे हैं। पहले वीडियोस वो हैं जिनमें ये युवा चलती मेट्रो में डांस करते हैं और इस तरह की रील्स बनाते हैं जिनसे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। चौथी श्रेणी में वो रील्स आती हैं जिनमें बहुत सारे कपल्स को रील्स बनाने के लिए नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघते हुए देखा जा सकता है। और इनमें से बहुत सारी, क्या ज्यादातर रील्स तो ऐसी हैं जो हम आपको यहां दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एक पारिवारिक शो है और हमें लगता है कि ये रील्स आपको दिखाना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी विडंबना है कि इन्हीं रील्स को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, हजारों लाखों बार देखा जाता है। और ये रील्स देखने वाले लोग हमारे ही समाज में रहते हैं। और आज यहां बात सिर्फ मेट्रो की नहीं है। आज हमारे देश में एक नए प्रकार का अतिक्रमण शुरू हो चुका है और यह अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए नहीं बल्कि रील्स बनाने के लिए यह अतिक्रमण हो रहा है। सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक्स हो, ट्रेन हो, नदियों पर बने पुल हो, आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल हो रहा है और ये एक तरह का अतिक्रमण है। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे सड़कों पर ये लोग गाड़ियों पर चढ़कर इस तरह से रील्स बना रहे हैं और इन रील्स को बड़ी संख्या में लोग देख भी रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और इन्हें अपना हीरो मान रहे हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि भारत के अलग अलग राज्यों में सरकारी विभागों को रील्स बनाने वाले युवाओं के लिए
नियम, बाकायदा अलग से नियम बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस रील को भी आप देखिए, ये वो युवा हैं जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर, एसयूवीज को लेकर सड़कों पर निकलते हैं, स्टंट्स करते हैं, सोचते हैं कि ये सब करके हम लोगों को प्रभावित करेंगे, हम एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह देखे जाएंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और इस समय ये खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही उससे भी बड़ी बात यह है कि दूसरों की जान भी ये खतरे में डाल रहे हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों में अब बड़े बड़े डैम्स के पास, बांध के पास सेल्फी लेने और रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल ने यह नियम बना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नजदीक जाकर सेल्फी लेता है या रील्स बनाता है तो यह कानूनन अपराध होगा और इस अपराध में जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि रेलवे ने कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून के बावजूद आज भी ट्रेनों में भारत के बहुत सारे युवा जान जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं और यह सब कुछ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। आपको शायद पता ही होगा, अभी हाल ही में फर्जी नाम से एक वेब सीरीज आई है जिसके एक सीन में यह दिखाया गया कि कैसे दो अपराधी पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी में रखे सैकड़ों करोड़ रुपए के नकली नोट सड़क पर उड़ा देते हैं। और दिल्ली के पास गुरुग्राम में दो लड़कों ने इसी सीन से प्रभावित होकर इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए इसी तरह की एक रील बनाई जिसमें ये लोग सड़क पर इसी तरह से नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं गाड़ी से। जबकि और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसने इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये रील है, आप देखिए, ये लड़के अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि आज सोशल मीडिया कंपनियां असल में इसी तरह से ये नोट भारत के युवाओं पर उड़ा रही हैं। जैसे ये लड़के अभी नोट उड़ा रहे थे, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं ये भारत के युवाओं पर नोट उड़ा रही हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां जो आजकल की हैं वो उन्होंने जो रील्स बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है, उस फैक्ट्री में भारत के युवा मजदूर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और इन कंपनियों के गुलाम बन चुके हैं। तो ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इन्हें कंटेंट चाहिए और भारत के जो ये युवा हैं ये फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तरह मुफ्त में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां लोगों की औसत आयु 28.7 वर्ष है, जबकि अमेरिका की जो औसत आयु है वो 38 साल है, रशिया की 40 साल, कनाडा की 42 साल, पश्चिमी यूरोप के देशों की 45 साल, जापान के लोगों की औसत आयु 48 साल है। यानी भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। लेकिन हमारे देश के ज्यादातर युवाओं की ज्यादातर ऊर्जा इस समय रील्स बनाने में खर्च हो रही है। वो अब किसी के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ यूट्यूब के लिए काम करते हैं, फेसबुक के लिए काम करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए काम करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने सबसे पहले इस बात को समझा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और इनके पास कोई काम नहीं है। और इसीलिए इन कंपनियों ने इन युवाओं के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया, जिसमें ऐसा बिजनेस मॉडल पेश किया जिसमें ये युवा सिर्फ रील्स बनाकर पैसा कमा सकते हैं और इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ये काम करने में ना तो पढ़ाई लिखाई करनी है, ना रातों में जागकर किताबें पढ़नी है, ना कोर्स अपना कंप्लीट करना है, ना कोचिंग सेंटर जाना है, ना कोई परीक्षा पास करनी है और ना कहीं दफ्तर में 9 to 5 जॉब करनी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मौज मस्ती करनी है और आपको पैसा मिलता रहेगा। ठीक वैसा ही जैसा आज से 415 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों के साथ किया था, जब यह कंपनी वर्ष 1608 में भारत आई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को पैसा देकर उन्हें व्यापार का लालच दिया और फिर धीरे धीरे उन्हीं लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी हमारे देश के लोगों को गुलाम बना रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन टेक कंपनियों ने रील्स का नशा देकर भारत के युवाओं को अपना गुलाम बना लिया। और कल्पना कीजिए कि एक दिन इन कंपनियों ने अगर अपने नियम बदल दिए तो क्या होगा। शायद ये करोड़ों युवा सड़कों पर आ जाएंगे और भारत सरकार से ये कहेंगे कि उन्हें अपने फॉलोअर्स और लाइक्स और वीडियोस वापस चाहिए। आपको याद होगा जून 2020 में जब भारत में टिकटॉक पर बैन लगा था, तब बहुत सारे युवाओं ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा हम तो सड़कों पर आ गए, हमारी वर्षों की मेहनत बेकार हो गई। और इसके लिए उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। और यह भविष्य में फिर से हो सकता है क्योंकि ये टेक कंपनियां
भारत के करोड़ों युवाओं को दिन रात इंटरनेट और रील्स का नशा मुफ्त में बेच रही है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं और इस आयु वर्ग की इतनी बड़ी युवा आबादी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। लेकिन ये करोड़ों युवा आज या तो इन टेक कंपनियों के ऐप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं या फिर घंटों इन रील्स को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। इसके अलावा हमारे देश में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 32 मिनट इन ऐप्स पर शॉर्ट वीडियोस, रील्स या दूसरे कंटेंट देखता है। और आज भारत राइस यानी चावल का उत्पादन करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन रील्स के उत्पादन और रील्स की खपत के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। भारत में अकेले सिर्फ इंस्टाग्राम पर हर दिन 60 लाख रील्स बनाकर अपलोड की जाती हैं और लोगों को लगता है कि ये कंपनियां उन्हें पैसा कमाने का मौका दे रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में पता चला था कि इंस्टाग्राम ने अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स के माध्यम से दुनिया के 150 करोड़ यूजर्स को विज्ञापन दिखाए थे, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई हुई थी। यानी आज लोग इन टेक कंपनियों के लिए रील्स बनाते हैं और इन वीडियोस के साथ विज्ञापन दिखाकर ये कंपनियां मोटा पैसा कमाती हैं और इस पैसे में से कुछ सिक्के इन लोगों को भी दे देती है। लेकिन सच यह है कि इनसे लोगों का कोई फायदा कभी नहीं होता। आज भारत में लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे ऐप्स पर अपने शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और इन युवाओं को हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, यूट्यूबर्स कहा जाता है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि इन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो अपने वीडियोस बनाकर कुछ पैसा कमा पाते हैं। बाकी के 7 करोड़ 98 लाख 50,000 लोगों को कुछ खास नहीं मिलता और जो बाकी करोड़ों युवा हैं वो भी सिर्फ इन वीडियोस को देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं। चिंता की बात यह है कि इन रील्स के बाद भारत के युवाओं में जो कुछ ऊर्जा बचती है वो इस ऊर्जा को या तो अपने ब्रेकअप में या फिर रिलेशनशिप्स में बर्बाद कर देते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सारे युवा ही ऐसा कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं जो कि हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश में अच्छे खिलाड़ी भी हैं, पढ़ने वाले लोग भी हैं, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। लेकिन सोचिए 38 करोड़ युवाओं में से कितने लोग वैज्ञानिक बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं? बहुत ही कम। कड़वा सच ये है कि आज भारत के ज्यादातर युवा बिना परिश्रम किए इन वीडियोस को बनाकर रातों रात लोकप्रिय होना चाहते हैं। भाषा आज मेरी थोड़ी कड़वी है, हो सकता है आपको बुरी लग जाए, खास तौर पर जो हमारे जो युवा हैं, हो सकता है उन्हें आज हमारी ये बात थोड़ी बुरी लगे और उन्हें लगे कि हमसे कहा जा रहा है कि हम मेहनत नहीं करते, हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है। कहने का मतलब वो नहीं है। आपके प्रतिभा पर किसी को कोई शक नहीं है, आपकी मेहनत पर भी किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने और वर्षों तक एक सपना देखकर वीडियोस बनाते रहते हैं कि आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे और एक दिन आपके फॉलोअर्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो युवा सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बन जाएगा और जिस दिन वो युवा इन्फ्लुएंसर बनेगा उस दिन उसे पैसा मिलने लगेगा। और लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पर जैसे ही मैं लोकप्रिय होऊंगा तो मेरे पास पैसा आने लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता और जिस दिन आपके फॉलोअर्स की संख्या सैचुरेट हो जाती है, व्यूज की संख्या सैचुरेट हो जाती है, लाइक्स भी मिलने बंद हो जाते हैं, उस दिन हमारे देश के युवाओं को एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे। और फिर ये युवा उससे भी बड़ा स्टंट करना चाहते हैं जहां लोगों की अटेंशन इन्हें मिले। फिर ये युवा उससे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा जानलेवा कोई स्टंट करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और वहीं पर ये रील्स बनाने का जो धंधा है ये रिस्की होता चला जाता है और इसमें युवाओं का फ्रस्ट्रेशन मिल जाता है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां लोग रील्स वाला ये नशा कर रहे हैं। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है। इनमें से 10 करोड़ लोग आज वहां चीन के टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस बात से अब अमेरिका इतना परेशान हो गया कि उसने टिकटॉक कंपनी के मालिक को यह धमकी दे दी कि अगर उन्होंने ये ऐप अमेरिका को नहीं बेचा तो अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगा दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि टिकटॉक कंपनी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है क्योंकि टिकटॉक अमेरिका में अपने यूजर्स का डेटा
चीन की सरकार को दे रही है, क्योंकि एक चीनी कंपनी है और सुरक्षा के लिहाज से यह अमेरिका के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि अमेरिका अब टिकटॉक को खरीदने के लिए धमकी दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी चीनी कंपनी को यहां ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो या तो टिकटॉक अपनी ओनरशिप को बेच दे अमेरिका की कंपनी को, तब वो वहां ऑपरेट कर सकती है। इसी तरह ब्रिटेन ने भी आज ही टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है और ब्रिटेन की संसद ने कहा है कि ब्रिटेन में तमाम सरकारी गैजेट्स पर अब टिकटॉक को ऑपरेट करना गैर कानूनी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है और इस बार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव और आज तक के दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर मौजूद रहेंगे। 18 मार्च यानी शनिवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से आप सबको संबोधित करेंगे और यह हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका होगा और इसका शानदार अनुभव भी आपको मिलेगा। इसलिए अपने फोन में शनिवार रात 8 बजे का रिमाइंडर अभी से सेट कर लीजिए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन भारत को संबोधित करेंगे। और खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए। नमस्कार।